नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। बड़ी खबर में हम लोग चर्चा करेंगे क्या, विद्युत संकट की। आप सब लोग भी अपने घरों में, अपने राज्यों में इस संकट को फेस कर रहे होंगे। हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत में जो है वो निरंतर कोयले की कमी होती जा रही है और जिसका परिणाम हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक बढ़ता हुआ विद्युत संकट। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध का पहला वाला जो सत्र है वो कल यानी कि 5 मई को प्रातःकाल 10 बजे आयोजित करा जाएगा यूट्यूब में। उस वीडियो का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो इस क्लास को जरूर देखें। तो अब हम इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल मैंने आपको जो सेशन लिया था ना, तो उसमें मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कॉफी क्लब के कंट्रीज कौन कौन से उसमें देश आते हैं। तो बहुत लोगों ने उसमें कमेंट भी कराए। तो सनी ने अच्छा आंसर लिखा, प्रियंका ने अच्छा आंसर लिखा, हरदीप ने अच्छा आंसर लिखा। तो प्लीज जब भी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं तो यदि आपको आता है तो उसमें कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। कुछ नया ही सीखने को मिलेगा आपको। आज का सत्र शुरू करते हैं। अब देखिए, ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मार्च महीना जब से स्टार्ट हुआ है तब से दो बड़ी चीजें चर्चा में आ चुकी हैं। एक तो जिसको बोल रहे हैं हम हीट वेव, और दूसरी बिजली संकट। आप भी अपने घरों में आपने इस प्रॉब्लम को फेस करा होगा कि बहुत बार जो बिजली है वो कट जा रही होगी। कुछ भी आप महत्वपूर्ण काम करने जाते होंगे, या आप पढ़ाई करने जाते होंगे, या आप थोड़ी देर के लिए आराम करने जाते होंगे, अचानक से बिजली जो है वो कट जाती है, ठीक है। तो ऐसा इसकी जो आवृत्ति है वो निरंतर क्यों बढ़ती जा रही है, इसलिए यह चर्चा में आ चुका है। अब इस बिजली की मांग जितना तेजी से बढ़ती जा रही है उतनी ही बिजली कटौती भी बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा। याद करिए, पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमारे देश में जो लॉकडाउन था, प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से लॉकडाउन खोला गया। अब देखिए, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो जितनी उत्पादन की इकाइयां हैं, यानी कि जितनी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट करा। दूसरा ये भी मानिए कि भाई लॉकडाउन के दौरान कंपनियों को बहुत ज्यादा घाटा हुआ था, कहीं पे भी उत्पादन नहीं था, बेरोजगारी की समस्या आ गई थी। तो उन समस्याओं पार पाने के लिए जो ये कंपनियां थी, ये अपना उत्पादन दुगना तिगुना करना चाह रही थी, क्योंकि जो यहां पर इनको हानि हुई है उसकी भरपाई कैसे करी जाएगी। तो जब कंपनियां स्टार्ट हुई, इन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा, तो क्या हुआ, इनको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी, सबसे ज्यादा जरूरत होगी बिजली की, क्योंकि जो मशीनें होंगी वो किससे चलेंगी, बिजली से। तो बिजली की जो मांग थी वो अचानक से बढ़ गई। अब जब बिजली की मांग बढ़ेगी तो बिजली उत्पादन जो हो रहा है वो तो क्या हो रहा है, वो तो एक सीमित मात्रा में हो रहा है। अब जब सीमित मात्रा में उत्पादन हो रहा है तो बिजली की इस बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बिजली का जो उत्पादन है इसको बढ़ाना पड़ेगा। बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा कोयला चाहिए। क्यों कोयला चाहिए, बार बार कोयला कोयला ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है यहां पर, कि पूरे भारतवर्ष में अगर मान लीजिए विद्युत का उत्पादन होता है तो उस विद्युत के उत्पादन में 70% जो उत्पादन होता है वो अकेले किससे होता है, कोयले से। यानी कि जो हमारे ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, ठीक है, इन संयंत्रों में कोयला जो होता है उसको जलाया जाता है और उससे हम विद्युत को उत्पन्न करते हैं। और पूरे भारत में जो भी हम लोग विद्युत देखते हैं अपने घरों में, कारखानों में, ऑफिसेज में, उनका 70% भाग कहां से आता है, वो केवल और केवल कोयले से आता है। तो लॉकडाउन के बाद जो मैं आपको कहानी बता रहा था वो कुछ इस प्रकार थी कि भाई लॉकडाउन के बाद से कंपनियां जो थी, जो उत्पादन की इकाइयां थी, उन्होंने अपना लॉकडाउन में जो भी हानि थी उसकी भरपाई करने के लिए अपने उत्पादन को दुगना तिगुना बढ़ाया। उसके लिए उनकी बिजली की मांग भी उतनी ही मात्रा में बढ़ेगी। अब उस मांग को पूरा करने के लिए हमें उतनी ही मात्रा में कोयले की आवश्यकता होगी। अब कोयला जो है वो कहां से मिलता है, वो खानों से, खानों की माइनिंग करी जाती है, वहां से कोयला लाया जाता है। अब कोयले का उत्पादन के लिए आपको पता होना चाहिए, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, ये एक महारत्न कंपनी है। तो आज का मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि जो CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो कोयला जो है उसका उत्पादन करती है, और वो उत्पादन करने के बाद इन सब जितने भी कोयले के संयंत्र होते हैं वहां पर उन संयंत्रों को भेजती है जिनसे कि विद्युत उत्पन्न होती है। बट कोयले का जो उत्पादन
उत्पादन है, जो कोयले की खनन है, माइनिंग है, वो लिमिटेड मात्रा में हो रही थी। इससे फर्क ये पड़ेगा कि कोयला जो है वो उतना ही मात्रा में विद्युत संयंत्रों में जा रहा है। जब उतनी ही मात्रा में जा रहा है तो उतनी ही विद्युत बन रही है, उतनी ही विद्युत बन रही है तो इन उत्पादन केंद्रों को उतनी ही विद्युत मिल रही है। दूसरा, जब उतनी ही विद्युत मिलेगी तो क्या होगा, वहां पे बिजली की जितनी मांग है उस मांग की आपूर्ति हो नहीं पाएगी। अब उस मांग की आपूर्ति को कारखानों में, उद्योगों में करने के लिए जो हमारे घरों की बिजली है ना, जो हमारे घरों में बिजली आती है, उसको उसमें कटौती होना स्टार्ट होगी। तो पिछले साल 2021 में अक्टूबर के महीने में भी आपने सुना होगा ब्लैकआउट के बारे में, है ना। बहुत ज्यादा हमारे घरों में बिजली जो थी उसकी कटौती की जा रही थी। अब यहां पर यह तो हो गया कि मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड था वो बताया। भारत में निरंतर जो कोयले की कमी है वो क्यों देखी जाती है, देखिए ध्यान से। मैं इसमें केवल और केवल, बहुत समय से आप इस न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, कई बारी आपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा होगा। मैं एकदम आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा जो आप मेंस उत्तर लेखन में यूज करेंगे या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको ये मुख्य मुख्य कारण पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला इसका कारण है कि उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतें। देखिए, भारत में जितना भी कोयला उत्पादन होता है ना, उससे ज्यादा कोयला हम आयात करते हैं। ठीक है, हम कोयला बाहर से मंगाते हैं। वही बाहर से मंगाया हुआ कोयला जो है वो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। जितना कोयला भारत में पैदा होता है हम उससे विद्युत बना के अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं कर सकते हैं, तो हमें बहुत सारा कोयला बाहर से मंगाना पड़ता है। अब ये जो कोयला है इसका आयात हम मुख्यतः कहां से करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से, है ना, इंडोनेशिया से, बात करी जाए साउथ अफ्रीका से, तो ये 3 प्रमुख देश हैं जहां से हम अपने कोयले का आयात करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा था, अपने यहां पे जो कोयले के दाम थे उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। कितना बढ़ा दिया था? जस्ट दुगना कर दिया है, 2 टाइम्स, यानी कि दुगना दाम कर दिया था। अब कोयला जब ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो जाहिर सी बात है वो महंगा आएगा। उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों का एक और कारण यह था कि भाई रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, अब हम रशिया से भी कुछ मात्रा में कोयला लेते हैं, तो अब क्या हुआ कि जो आपूर्ति है वो क्या हो जाएगी, वो बाधित होगी। भाई वो रशिया अपना युद्ध संभालेगा कि हमको कोयला देगा, तो कुछ ना कुछ मात्रा में यहां इसको भी कारण माना गया कि रूस यूक्रेन जो युद्ध था उससे भी जो आपूर्ति थी वो बाधक हुई, जिससे कोयला इंडिया में आ नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा महंगा कोयला था तो हमने कोयला कम खरीदा। 2 रीजन ये हुए। तीसरा रीजन देखिए, आपूर्ति संबंधी जो कोविड-19 वाला मैंने आपको बताया कि इसमें इसके बाद कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद अचानक से जो कोयले की मांग थी वो बढ़ गई और उस मांग को हम पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से विद्युत जो थी वो कम बनी, और विद्युत जब कम बनेगी तो कम दी जाएगी, कम दी जाएगी तो कटौती होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तात्कालिक कारण की बात करें तो उसका तात्कालिक कारण है हीट वेव। हमारे वैज्ञानिकों ने एक आकलन लगाया कि भाई पिछले 120 या 22 वर्षों में ये जो मार्च का तापमान रहा है सबसे ज्यादा गर्म रहा है मार्च। अब जब सबसे ज्यादा गर्म रहेगा तो लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम यूज करेंगे किस चीज का? एसी का। विद्युत का वहां पे खपत बहुत ज्यादा होगी, एयर कंडीशनर का यूज करेंगे, कूलर्स का यूज करेंगे, पंखे तो खैर यूज होते ही हैं। तो हर का कोई भी छोटा घर हो या बड़ा घर हो, कोई सरकारी कार्यालय हो, बैंक हो, बड़ी कंपनीज हो, इतनी जगह अगर इतनी मात्रा में एसी चलाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो विद्युत की खपत होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जब विद्युत की खपत ज्यादा होगी, विद्युत का उत्पादन लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि कोयला लिमिटेड है। कोयला क्यों लिमिटेड है? उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, इन सारी चीजों के कारण जब कोयला लिमिटेड है तो विद्युत लिमिटेड है। विद्युत लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है कटौती होगी। अगर मांग बढ़ी और उसकी सप्लाई नहीं बढ़ी तो कटौतियां होना तय है। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं कि भारत में कोयले की कमी हो जाती है। दूसरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी आप मेंशन करोगे कि भाई रेलवे का, जैसे मान लीजिए कोई खान है कोयले की, उस खान से संयंत्र तक कोयला लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रेलवे का यूज करते हैं। रेलवे की जो माल गाड़ियां होती हैं, मालवाहक गाड़ियां होती हैं, वो क्या करती हैं? खान से लेकर और संयंत्र तक कोयले को पहुंचाएंगी। यहां पर क्या हुआ ना, रेलवे रेक जो होता है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो उसको देखिएगा। कभी भी जैसे स्टेशन पे कोई मालगाड़ी खड़ी होती है जिसमें कोयला भरा होता है, तो जिस डिब्बे में कोयला भरा होता है ना, उस डिब्बे को हम लोग रेक बोलते हैं। इस रेक की अचानक से कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? देखिए, हमारे क्या, मान लीजिए 500 रेक बने, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। इस 500 रेक में से क्या होता है कि 100 रेक के आसपास मान लीजिए जो
रेक होते हैं ये यूज हो जाते हैं संयंत्रों के पास। जो ऊर्जा संयंत्र होते हैं इनके पास क्यों यूज हो जाते हैं? क्योंकि इन्हें अपना कुछ कोयला आरक्षित रखना होता है अपने पास। तो यहां पर कुछ ना कुछ रेक जो है वो परमानेंटली यहां पर खड़े रहते हैं कोयला लेके, कि कब इसको जरूरत पड़ जाएगी, कब हमें कोयला जो है उसको देना पड़ जाएगा। तो यहां पर जो रेक हुए, अब जितना ज्यादा खपत बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा मांग बढ़ जाएगी, उतने रेक नहीं थे रेलवे के पास। तो ये भी एक कोयले की आपूर्ति जो थी वो संयंत्रों के पास हो नहीं पाए रेक की कमी के कारण। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा एक कारण इसका यह था कि जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं, डिस्कॉम कंपनियों का मतलब होता है बिजली वितरण कंपनियां, जैसे टाटा है ना। अगर आप दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते होंगे तो आपने टाटा का नाम सुना होगा, वहां पे टाटा भी बिजली का वितरण करती है। तो इन वितरण कंपनियों की क्या हालत है? ये कंपनियां पहली चीज तो ये लॉस में है, बहुत ज्यादा घाटे में है। रीजन क्या है घाटे में रहने का? कंपनियां जो होती हैं इनका काम होता है कि जो बिजली संयंत्र होते हैं वहां से बिजली लेती हैं और हमारे घरों में, हमारे पूरे जिले में बिजली को सप्लाई करती हैं। अब जब ये बिजली लेती हैं, संयंत्रों से बिजली खरीदती हैं, तो एक रेट पे खरीदती हैं। तो अभी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर मार्च से पहले की बात करें, मैं मार्च की बात कर रहा हूं, मार्च में एकदम स्टार्टिंग यानी फरवरी के लास्ट में जो इनका खरीदने का रेट था वो 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ये संयंत्रों से बिजली खरीद रही थी। अचानक से मार्च जैसे ही आया, मार्च आया तो यहां पर क्या आई? हीट वेव आई। हीट वेव आई तो जो बिजली की खपत थी वो अचानक से बढ़ गई। अचानक से बढ़ेगी तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, इस रेट के जो कीमत थे वो 13 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चला गया। अगर 3 और 13 का डिफरेंस आप निकालोगे तो 4 गुना जो रेट था वो इन डिस्कॉम कंपनियों को इतने महंगे रेट पे खरीदना पड़ रहा है। अब देखिए, महंगे रेट पर ना ये बिजली नहीं खरीदेंगी। क्यों नहीं खरीदेंगी? पहली चीज, जो ये डिस्कॉम कंपनियां होती है ना, महंगी बिजली लेने की जगह, है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, महंगी बिजली लेने की जगह ये क्या करेंगी? बिजली की जो आपूर्ति है उसको कम कर देंगी। भाई देखो, अगर इनको आपूर्ति जारी रखनी है तो कंटिन्यूअसली पीछे से इनको बिजली लेनी पड़ेगी, तभी ये आगे बिजली देंगी। तो ये क्या करेंगी? इस आपूर्ति को, इस बिजली को बोलेंगी भाई हम तुमसे लेंगे ही नहीं, हम जितनी तुमसे लेते हैं उतनी ही लेंगे, हम ज्यादा निवेश करेंगे ही नहीं। तो जब कम बिजली आएगी तो कम आगे आपूर्ति होगी, तो हमारे घरों में कम आएगी, है ना। तो ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं बिजली की जो कटौती हो रही है उसका। अब देखिए, सरकार ने यहां पर कौन कौन से इससे निपटने के लिए कदम उठाए हैं। अब देखिए, CIL जो है उससे ये सरकार ने बोला है कि जो आप खनन करते हैं इसको दुगना और तिगुना करिए। जितना भी आप माइनिंग करते हो इसको और ज्यादा बढ़ाओ, और ज्यादा माइनिंग करो। दूसरा, यहां पर देखिए कैप्टिव माइंस का क्या मतलब है। कैप्टिव माइंस का मतलब ये होता है, बहुत साधारण शब्दों में आपको बताऊंगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई कंपनी है। अब एक्स जो है इतनी बड़ी कंपनी है, मान लीजिए सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब यहां पर क्या इस्पात का काम होता है। इस्पात के लिए इनको बहुत ज्यादा कोयले की आवश्यकता होती है। तो ये सब कंपनियां क्या करती हैं, जो इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये अपने लिए ना एक खान को ही रिजर्व करा लेती हैं, एक खान अपने लिए रख लेंगी। अब इनको लीज पे ले लेती हैं। लीज का मतलब है सरकार को ये किराया देती रहती हैं और बोलती हैं कि हमें ये कुछ टाइम के लिए हमको लीज पर दे दो। तो इनको जब भी कोयले की जरूरत पड़ती है ना, तो इसे किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ता है। इनके पास अपनी खुद की खान होगी, ये वहां से कोयला निकाल के अपने पास यूज कर लेंगे। इनसे सरकार ने ये कहा है कि भाई सेल, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास ये जो कैप्टिव माइंस है ना, इन माइंस में जब जितना कोयला तुम्हें यूज है उतना निकाल लो, बाकी जो भी तुम एक्स्ट्रा कोयला निकालोगे वो क्या करो, वो सरकार को दे दो। वो सरकार के तापी संयंत्र हैं वहां पर सरकार यूज कर लेगी, जिससे कि उस एक्स्ट्रा कोयले से विद्युत बनाई जा सकेगी। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब देखो, तापी संयंत्रों का कुशल उपयोग का मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान से सुनना। आपने ये हाल ही में हिंदू समाचार पत्र में देखा भी होगा। हमारे यहां जो तापी संयंत्र होते हैं ना, तो हमने जैसे आपको बताया कि कोयले से टोटल जो इंडिया में बिजली बनती है वो 70% बनती है। अगर इस 70% की बात करें तो मानो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि 10 टोटल संयंत्र हैं जो कोयला संयंत्र विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो इस 10 में 7 और 3, 7 संयंत्र ऐसे हैं जो हमारे संयंत्र बहुत पुराने हैं, जो पारंपरिक तरीके से, बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी से, ओल्ड प्रौद्योगिकी से कोयले से विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। जबकि 3 संयंत्र ऐसे हैं जो नई प्रौद्योगिकी से, नई टेक्नोलॉजी से कोयले से विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। तो ये लोग प्रदूषण भी कम करते हैं। अभी होता क्या है ना, ये जो नई टेक्नोलॉजी वाले संयंत्र हैं, ऐसा एक सर्वे में देखा गया, इनको सरकार इतना यूज ही नहीं कर पा रही है, ये बंद पड़े हुए हैं। कोयले की जो आपूर्ति है वो उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही है। जबकि ये जो पुराने संयंत्र हैं,
अब ये चूंकि जाहिर सी बात है ये पुराना संयंत्र है, तो बहुत समय से चला आ रहा है, बहुत लोगों का रोजगार इस पर निर्भर करता है, तो यहां पर कोयले की आपूर्ति भरपूर मात्रा में है। मगर ये क्या है, यहां पर जो कोयले से विद्युत का उत्पादन होता है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। एफिशिएंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए 1 किलो कोयला यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 वॉट बिजली उत्पन्न होती हो, जबकि यहां पर 1 किलो कोयला अगर आप यूज करोगे तो 5 वॉट बिजली उत्पन्न करेंगे ये। तो बोला जा रहा है कि इन तापी संयंत्रों का जो अनयूज्ड पड़े हैं सरकार के पास, जिनको सरकार यूज नहीं कर पा रही है, उसको भी प्रयोग में लाया जाए। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट, रेलवे ने एक बहुत यहां पर अच्छा एक पहल करी है। क्या करी है रेलवे ने, क्या करा कि अपनी जो यात्री ट्रेनें थी वो कैंसिल कर दी। कुछ ट्रेनें ऐसा है कैंसिल करी गई हैं, और यह भी ऐसा हुआ है कि 2 से 3 माह तक ऐसा चलेगा। यह परमानेंट नहीं है, यह अस्थायी सॉल्यूशन है। ठीक है, कोयले की ढुलाई वाली जो मालवाहक ट्रेनें हैं, ठीक है, इनको एक्स्ट्रा चलाया है। अब देखिए होता क्या है, अब रेल की पटरी तो एक ही होती है। अभी क्या होता है, यात्री ट्रेनों को हमेशा आपने देखा होगा, आप भी ट्रेन से जब सफर करते होंगे तो कोई भी अगर आपके आगे पीछे कोई भी मालगाड़ी चल रही होती होगी तो उसको क्या है साइड में रोक लेते हैं, पहले यात्री ट्रेन को पास दिया जाता है। जब यात्री ट्रेन निकल जाती है उसके बाद मालगाड़ी को पास दिया जाता है। तो अब उसका उल्टा हो गया है, क्योंकि कोयले की मांग जितनी ज्यादा बढ़ रही है, बिजली कटौती जो है इतनी ज्यादा हो रही है, तो इसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ यात्री ट्रेनें हैं जिनको कैंसिल करके और क्या करा गया है कि उस अब मालवाहक ट्रेनें जो हैं उनको इस पे सरपट जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि कोयले की जो आपूर्ति है वो खानों से संयंत्र तक भरपूर मात्रा में होने लग जाए। जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, अब 70% अगर आप किसी एक चीज पे निर्भर रहोगे और इस चीज में जरा सी भी प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है आपकी विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ जाएगी, तो आपको अन्य विकल्प का तलाश करनी पड़ेगी। अब भारत की इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, 7516 किलोमीटर की कोस्टल लाइन, अगर यहां पर जल विद्युत को हम अच्छे से डेवलप कर पाए, इसकी टेक्नोलॉजी बना पाए, इसकी अवसंरचना का विकास कर पाए, तो हमारी जो कोयले पर निर्भरता है हम उसको बहुत ज्यादा कम कर पाए और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसी से जुड़ता हुआ एक मतलब ये बात करी जा रही है अक्षय ऊर्जा की, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सारी जो ऊर्जाएं हैं इनको भी सरकार को विकसित करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हम किसी ऐसे संकट का वेट करें, जब वो संकट हमारे ऊपर आ जाए तब हम दूसरे प्रयासों को ध्यान में रखें। हमें पहले से ही जो है तत्परता दिखानी होगी, हमें पहले से ही अन्य सारे विकल्पों का तलाश करना पड़ेगा। तो ये कुछ सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है, और इन्हीं की हेल्प से जो कोयले का संकट है या जो विद्युत का संकट है उनको दूर करा जा सकता है। आप इसको आगे की राह में भी यूज कर सकते हैं। डिस्कॉम कंपनियां जो हैं उनको अच्छे से विनियमित करा जाए। अब मान लीजिए क्या होता है कि जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं ये जिससे विद्युत लेती हैं, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने एनटीपीसी से विद्युत लिया। अब एनटीपीसी से जब विद्युत ये लेती है ना, तो ये अपना इसका जो विद्युत का बकाया पैसा है वही वापस नहीं करती हैं। ये बोल देती हैं कि भाई हम क्या है, हम जा रहे हैं लॉस में, हमारे को बहुत इतना लॉस हो गया इस बार, तो हम आपका पैसा जो है वो चुका नहीं पाएंगे। तो जब ये एनटीपीसी को उसका पैसा नहीं चुका पाती हैं, तो अगली बार एनटीपीसी जब इनको बिजली देगी या कोई भी इनको बिजली देगा तो वो 10 बार सोचेगा कि भाई मेरा पैसा जो है वो घाटे में चला जाता है, मेरा पैसा फंस जाता है, ये लोग मेरा पैसा वापस नहीं करते हैं। तो यहां पर डिस्कॉम कंपनियों को भी एक अच्छे विनियमन की जरूरत है, एक अच्छे रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, प्लीज शेयर भी करिएगा अपने मित्रों के साथ या जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सत्र में एक नई बिग न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।